आपको इस क्लास में स्पेशल बिहार पुलिस के लिए पढ़ाया जाएगा, जिसका एग्ज़ाम 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको पूरा के पूरा क्लास इस चैनल पर उपलब्ध होंगे। आप इन पढ़ाए हुए चीज़ों को बारीकी से समझिएगा और जहाँ तक होगा हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसको क्या बोलते हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका मतलब ये होता है कि आखिर यूरोप का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ, यूरोप कैसे जो है वो उन्नति किया, इसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो पहला बोला जाता है कि यूरोप जो देश है उसके अंदर आने वाले कितने देश हैं। तो यूरोप के अंदर वाले देश में आ जाते हैं, पहला जर्मनी, दूसरा इटली, तीसरा इंग्लैंड और चौथा फ्रांस, पांचवा यूनान, छठा हो जाएंगे हंगरी इत्यादि। और भी ऐसे कई देश हैं जो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपको पता होगा कि यूरोप जो है वो दुनिया में एक महादेश है। ऐसे दुनिया में टोटल 7 महादेश है। उन 7 महादेशों में एक आते हैं कौन? यूरोप, जो कि विकास में सबसे अग्रणी रहा और यूरोप वाले ने ही दूसरे देशों पर कब्जा किए और कब्जा करके उसे अपना गुलाम बनाया, जिसके कारण यूरोप जो है वो आज के टाइम में इतना ज़्यादा क्या है, डेवलप है। तो मैंने आपको यूरोप के बारे में बता दिया कि यूरोप के अंतर्गत कितने देश आते हैं उसके बारे में। और फिर बोला जा रहा कि राष्ट्रवाद, यहाँ चैप्टर ही दिया है कि राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है जो बताने वाले हैं। तो राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि राष्ट्रीय चेतना का उदय होना। राष्ट्रीय चेतना का उदय होना। आखिर ये बताइए कि राष्ट्रीय चेतना क्या होता है। आखिर आपको पता होगा कि पहले जो क्या था कि यूरोप या पूरे दुनिया में जो है वो उतना विकास नहीं हुआ था। लेकिन इस टाइम से जैसे जैसे यूरोप में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, उसके बाद यहाँ जो क्या हो कई क्रांतियाँ हुई। जैसे कि आपको बता रहे हैं, फ्रांस की क्रांति हो जाएंगे, रूस की क्रांति हो जाएगा। ये सारे के सारे क्रांतियाँ जो हुई वो इसी में हुई। तो इसका मतलब यही होगा। तो फिर आपको बता रहे हैं कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई वो फ्रांस की क्रांति 1789 से हुई। आपको पता होगा कि फ्रांस जो भी है वो एक दिन इंग्लैंड का गुलाम था। तो आप लोग जानते हैं कि गुलामी कितना ही नर्क में ज़िंदगी है और कोई भी आदमी गुलाम नहीं रहना चाहता। कोई भी देश किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं रहना चाहता। तो उस गुलामी से निकलने के लिए फ्रांस के लोगों ने 1789 में जो है वो विद्रोह कर दिया। ठीक है। और नेपोलियन जो है वो फ्रांस का एक था जो बहुत ही महान माने जाते हैं अपने टाइम का। तो नेपोलियन जो है वो 1804 में फ्रांस का राजा बना, जो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाया। मैंने अभी बताया था राष्ट्रवाद के बारे में। ठीक है। उसके बाद जो है वो नेपोलियन तो 1804 में फ्रांस का राजा बना ही, लेकिन इसकी मृत्यु जो है वो 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में हुआ। उसके फिर नेक्स्ट पढ़ना है आपको। इसमें क्या है? पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रिया के शासक मेटरनिक ने राजधानी वियना में वियना सम्मेलन किया, जिसमें ब्रिटेन, रूस, फ्रांस भी था। आपको पता होगा कि सम्मेलन क्यों किया जाता है। सम्मेलन इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी देश का क्या हो सके, विकास हो सके, कोई भी पार्टी का विकास हो सके,
कोई भी आदमी जो है वो अपने विकास करने के लिए वो टाइम टाइम पर क्या करते हैं, सम्मेलन करते हैं। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। वियना जो है वो कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन हुआ करता था, जो कि ऑस्ट्रिया में होता था। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो वियना है। इसके अंतर्गत जो देश आते थे वो ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, इन तीनों ने मिल करके इस सम्मेलन को अंजाम तक पहुंचाया। फिर नेक्स्ट जो है वो वियना कांग्रेस के तहत ही फ्रांस में बुर्बो राजवंश का पुनः स्थापना कर लुई 18वां को राजा बनाया। आपको पता होगा कि इससे पहले जो है वो फ्रांस में लुई 16वां का शासन था, जो काफ़ी निरंकुश राजा था। तो वियना कांग्रेस के प्रयास से ही यहाँ पर बुर्बो राजवंश की स्थापना हुआ और इन्होंने लुई 18वां को राजा बनाया। फिर आपको बोला जा रहा है कि 2 जून 1814 को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया। जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति के समय ही चार्ल्स 10वां जो है वो फ्रांस का राजा तथा पोलगेनिक फ्रांस की प्रधानमंत्री था। जैसे कि इससे तो फ्रांस की क्रांति तो हो गया था 1789 ईस्वी में ही, लेकिन टाइम पर भी 1830 में जो है वो फ्रांस का राजा बनता चार्ल्स 10वां और वहाँ के जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो पोलगेनिक बनते हैं। ठीक है। फिर जुलाई 1823 की फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो राजवंश का भी अंत हो गया तथा उसके स्थान पर ऑर्लेस वंश का राजा लुई फिलिप गद्दी पर बैठा। इससे पहले किसका बंद हुआ था? लुई 16वां का। उसके बाद आए बुर्बो वंश, उसके बाद आते हैं कौन? फिलिप आते हैं। ऑर्लेस वंश। तो आपको बता देते हैं कि बुर्बो वंश का राजा कौन बना? था? बुर्बो वंश का जो राजा है वो बना था कौन? चार्ल्स 10वां। और वहाँ के प्रधानमंत्री बना था पोलिगेनिक, जबकि यहाँ का जो राजा बना था वो लुई फिलिप बना था और उसने गद्दी पर बैठा था। उसके बाद फिर जो है वो 1848 में भी फ्रांस की क्रांति के समय लुई फिलिप फ्रांस का राजा था, जो 1840 में गिज्जो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। गिज्जो जो है वो एक उसी के दरबार में रहने वाला कोई मंत्री था, उसी को इसने क्या किया? अपना राजा नियुक्त किया। नेक्स्ट देखिएगा 1848 की फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण जो है फिलिप द्वारा सुनिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करना था। ये जो मध्यम वर्गीय नीति जो है उसी को वो लागू किया। फरवरी 1848 की क्रांति के परिणाम स्वरूप नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुष को मताधिकार प्रदान किया तथा लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। इसको सारा प्रोसेस के बाद ये जो है नेपोलियन फ्रांस भी जो है वो यहाँ का सम्राट बनता है। उसके बाद आप चलते इटली के बारे में। इटली के एकीकरण का जो मसीसा का मतलब होते हैं पैगंबर, ये मेजनी को बोला जाता था, जो कॉलोनेरी नामक एक राष्ट्रपति गुप्त दल का सदस्य था। आपको पता होगा कि इटली के एकीकरण में मेजनी का बहुत ही काफ़ी योगदान रहा है। यदि मेजनी नहीं होता तो आज इटली का विकास इतना स्पीड से नहीं होता, इसके बारे में बोला गया है। फिर देखिए बोला गया कि मेजनी ने 1831 में यंग इंडिया एवं 1854 में यंग यूरोप नामक संस्था की गठन की बात की। मेजनी ने 1831 में यंग इटली एवं 1854 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने किया? तो सारे के सारे जो किया वो मेजनी ने किया। तो अब मैंने आपको मेजनी के बारे में इतना पढ़ा दिया हूँ। अब चलिए नेक्स्ट इसी के बारे में पढ़ते हैं, इटली के बारे में। इटली का एकीकरण जो है सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में हुआ। बिल्कुल,
इसका एकीकरण किसके सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में हुआ, जिसका शासक विक्टर इमैनुएल था, जो काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद वर्ष 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में जो है, एक क्रीमिया जो युद्ध हुआ था वो रूस और फ्रांस के में हुआ था। उन्होंने काउंट काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होकर इटली का समस्या को यूरोप की समस्या बना दी। काउंट काबूर की मृत्यु 1862 में हुआ था। आपको बता दिए हैं कि काउंट काबूर जो है वो यहाँ का क्या बना मेरे भाई, शासक बना। ठीक है। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था जिन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था जिन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन कर दक्षिण इटली को जीता था और सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर किसान का जीवन व्यतीत किया। इसका मतलब ये होता है कि गैरिबाल्डी जो है वो बहुत ही दयालु आदमी था। फिर देखिए लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्डी के जीवन को लिखा है। क्वेश्चन ए भी आ सकता है कि गैरिबाल्डी को जीवन को किसने लिखा है, तो लाला लाजपत राय ने। ठीक है। अंततः इटली का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। ओके। आपका जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ, जिसका राज विलियम प्रथम था, जो बिस्मार्क को चांसलर बनाया। अब आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिस्मार्क को आखिर चांसलर किसने बनाया। तो बिस्मार्क जो है वो एक बहुत ही बड़ा क्या था, दार्शनिक था। जो भी बोले वही, वो दूसरा को चांसलर वगैरह बनाता था, नृप निर्माता जिसको हम बोलते थे वो था। ठीक है। जर्मनी राइन संघ का निर्माण जो है 1806 में नेपोलियन ने किया था। जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से शिक्षकों एवं छात्रों ने ब्रुसेल्स सेप्ट नामक सभा को स्थापना की, जिसे मेटरनिक ने कालसर्वावाद के आदेश कानून द्वारा दमन कर दिया। रक्त एवं लौह की जो नीति का अवलंबन जो है वो बिस्मार्क ने अपनाया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त एवं लौह का नीति जो है वो किसने अपनाया था, बिस्मार्क में। ऐसा आपको मेडिएवल हिस्ट्री में रक्त एवं लौह की नीति जो अपनाया था वो बलबन था, उसी ने भी रक्त एवं लौह की नीति अपनाया। ठीक है। 1866 में ऑस्ट्रिया प्रशा के बीच सेडोव युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हो गया। फ्रांस प्रशा के बीच जो है वो सेडोना का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की पराजय हुआ। बिल्कुल। 10 मई 1871 में फ्रांस प्रशा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और जो है 10 मई 1800 और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का विरोध देश के ऑस्ट्रिया था। प्राचीन यूरोप में ज्ञान विज्ञान के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे यूनान तुर्की का गुलाम हो गया था। बिल्कुल। यूनान के एकीकरण के लिए हितेरिया फिलापी नामक संस्था को स्थापना हुई। इंग्लैंड को महान कवि लॉर्ड यूनान में स्वतंत्रता के शहीद हो गया था। 1831 में अलेक्जेंडर चिपसिल्टी यूनानी आंदोलन का नेतृत्व किया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलेक्जेंडर चिपसिलांटी ने यूनानी आंदोलन का नेतृत्व कब किया, तो 1821 में। फिर बोल देगा कि नाबेरिनो की खाड़ी में यूनान एवं तुर्की के बीच युद्ध का वो था 1827 में। तो आपको मैंने पूरा का पूरा पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे आपको चैप्टर स्टार्ट करूँगा। बाय।